MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी उस महाभारत की जो बिहार में चल रही है और उसकी एक एपिसोड दिल्ली में भी शुरू हुआ। अब दिल्ली से बिहार तक ये महाभारत जारी है। एनडीए में नीतीश वर्सेस चिराग हो गया है क्या? आज बात इसकी करूंगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बगावत शुरू हुई है। चिराग को मजबूत सीट देने पर एक बवाल शुरू हो गया है, न सिर्फ जेडीयू के अंदर बल्कि बीजेपी के भी अंदर। अब ये कहा जा रहा है मजबूत सीटें चिराग को क्यों दी गई हैं? नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए हैं। जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश ने इसको लेकर बैठक भी कर ली है। अब राजगीर, सोनवर्षा, मोरवा सीट देने पर यह बवाल हुआ है। आप जानते हैं कि ये सीटें जेडीयू के और नीतीश कुमार के प्रभाव वाली सीटें हैं। जेडीयू ने तो सोनवर्षा सीट से सिंबल भी दे दिया था, लेकिन अब ये सीटें चिराग के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा होगा तो बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान हो जाएगा, क्योंकि राजगीर की सीट को लेकर नीतीश कुमार कभी नहीं मानेंगे, यह कहा जा रहा है। गहमा गहमी बढ़ सकती है। राजगीर में जेडीयू कौशल किशोर जेडीयू के विधायक है, लेकिन अब यह सीट अगर चिराग के खाते में जाती है तो राजगीर, जो कि नीतीश का गढ़ माना जाता है, इसे लेकर यह तकरार होगी। और कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के अंदर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि चिराग पासवान को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। आज महाभारत में बीजेपी से यही सवाल पूछूंगी कि आखिर ये गठबंधन की सीटों का ऐलान कब होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो 71 सीटों पर उम्मीदवार बता दिए, लेकिन बाकी सीटों का क्या? जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान, नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान अगर होगा तो ये एनडीए के लिए बिहार में अच्छा नहीं है। इसीलिए आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि दिल्ली आए लेकिन खाली हाथ चले गए। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब सोचिए, सीट बंटवारा होना है, सीटें फाइनल होनी है। तेजस्वी बिहार से दिल्ली आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। इस बात से तेजस्वी नाराज हैं, वापस बिहार चले गए। अब कहा यह भी जा रहा है कि जब से चार्जशीट में नाम आया है तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी सीएम फेस पर मोहर नहीं लगाना चाहते। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि तेजस्वी के नाम पर बतौर सीएम मोहर न लगाई जाए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है, जितनी सीटें राहुल गांधी मांग रहे हैं, उतनी सीटें नहीं दे सकती हैं। गठबंधन को इससे खतरा है, और अगर गठबंधन को खतरा है तो तेजस्वी ने खुलकर कह दिया है कि बार्गेनिंग नहीं होगी, जितनी सीटें दी जा रही हैं उतने में ही संतुष्ट होना होगा। तो क्या गठबंधन को वाकई खतरा है? चुनाव की तारीखें आ गई है लेकिन सीटें नहीं आई हैं। आज महाभारत इस पर कर रही। इसी के साथ साथ बात यह भी करूंगी कि बीजेपी का मैथिल दांव चलेगा क्या? लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आधिकारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए वोट ला पाएंगी? आप जानते हैं पवन सिंह की एंट्री हुई। पवन सिंह ने उसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते ये कह दिया वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो प्रचार भले ही बीजेपी के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या जो नुकसान पवन सिंह से हुआ है उसकी भरपाई मैथिली ठाकुर करा पाएंगी? क्या मैथिली ठाकुर की वो लोकप्रियता है कि वो बीजेपी को सीट भी दिलाए और उनके लिए प्रचार के दम पर वोट भी खींच पाए? आज बात इसकी भी होगी, लेकिन पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन यह महाभारत सीटों वाली खत्म नहीं हो रही। क्लिक रिपोर्ट। बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, कई दिग्गजों का कटा टिकट। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सम्राट चौधरी तारापुर से
विजय सिन्हा लखीसराय से, रेणु देवी बेतिया से, प्रेम कुमार गया शहर से, मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से। इसके साथ ही कुल 71 लोगों के नाम शामिल हैं। एक तरफ बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सारे गठबंधन बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में बगावत शुरू होती दिख रही है और कारण है चिराग पासवान को दी गई सीटें। दरअसल सीट बंटवारे में चिराग के खाते में 29 सीटें आई हैं, जिसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे जेडीयू किसी भी हालत में बांटना या यूं कहें कि किसी को देना नहीं चाहती। खबरों के मुताबिक उनमें सबसे बड़ा नाम है सहरसा की सोनवर्षा सीट, जहां जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे दिया था, लेकिन अब ये सीट चिराग के खाते में चली गई है। दूसरी अहम सीट है राजगीर, जहां कौशल किशोर जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। ये सीट भी चिराग की पार्टी के खाते में चली गई है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। सीट बंटवारे की उठापटक के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल सीट कटने के डर से सीएम आवास पर ही धरना देने पहुंच गए। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन नीतीश के जेडीयू के बगावत तेज है, तो उधर चिराग का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही दो पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। ये स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। एनडीए में चल रही रस्साकशी कहां जाकर खत्म होगी, ये तो आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में उठी बगावत की आग ने भी धधकना शुरू कर दिया है। अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ है, न ही बातचीत से कोई समाधान निकला है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब पटना आता है तो लालू समय नहीं देते, और जब तेजस्वी दिल्ली जाते हैं तो राहुल खड़गे नहीं मिलते। अब तो खुद आरजेडी के खेमे में ही भगदड़ का माहौल है। खुद के कार्यकर्ता लालू राबड़ी आवास पर प्रदर्शन करते हैं तो लालू के खिलाफ तेजस्वी नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल लालू यादव ने कुछ नेताओं को बुलाकर पार्टी का सिंबल दे दिया, तब तेजस्वी वहां नहीं थे। दिल्ली से वापस लौटते ही तेजस्वी ने आनन फानन में सभी को वापस बुलाया और लिफाफा वापस ले लिया। ऐसे में महाभारत में आज सवाल कि तेजस्वी राहुल खड़गे से मिलने जाते हैं तो मुलाकात क्यों नहीं होती? क्या दिल्ली के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन में दरार का खतरा मंडराने लगा है? क्या एनडीए राजगीर की सीट चिराग को देकर जेडीयू को नाराज करेगी? कहीं ये नाराजगी एनडीए के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? क्या चिराग एनडीए को बचाने के लिए उनकी सीट छोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूँ। तुहिन सिन्हा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जीएम शाहीन जी को देख सकते हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जुड़ेंगे, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। कुमार सौरभ सिंह जनसुराज के प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर शरण हम के प्रवक्ता हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सब जुड़ गए हैं तो जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा तुहिन जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, ये हो क्या रहा है? अगर एनडीए में चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार हो गया तो ये तो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। इस समय आप गठबंधन में सीटें तैयार कर रहे हैं, गठबंधन साथ लाएंगे या फिर ये इस तरह से लड़ाई हो जाएगी? कितनी सच्चाई है इस खबर में कि राजगीर नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार और जेडीयू को? जी नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 71 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी हैं। कल जो है अन्य पार्टियां भी घोषित करेंगी। एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे में और विपक्ष में। हमारे में जो हलचल है वो एक पॉजिटिव हलचल है। जो जीत की स्थिति में जो सारे जो गठबंधन के दल हैं, जो सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाना चाहते हैं जीत में। दूसरी साइड जो है पूरी तरह हताशा है। सीट शेयरिंग तक में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, संवाद ही समाप्त हो गया है लालू यादव के परिवार और कांग्रेस में। तो हम ये एनडीए और महागठबंधन की तुलना ही करना इस वक्त गलत है। निश्चित रूप से कुछ मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद अच्छी बात है क्योंकि सबको पता है कि हम ही जीत रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब चाहता है कि टूइन जी मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल आपके गठबंधन को लेकर कर रही हूँ, उनका सवाल उनसे होगा। मेरा सवाल ये है, राजगीर जैसी सीट अगर नीतीश कुमार के वर्चस्व वाली सीट आप चिराग पासवान को दे देंगे जैसी खबरें हैं, तो ये गठबंधन में दरार आएगी सर, ये आप भी जानते हैं, बताइए। नहीं तो देखिए, अब 3 ही दिन बाकी रह गया ना, 17 तक जो है आपका पहले फेज का नामांकन का आखिरी दिन 17 है, तो कल तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। कल तक जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मतभेद जो है पॉजिटिव मतभेद हैं। कोई भी दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी अलायंस पार्टनर जो है एनडीए का वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर हैं। तो इसीलिए छोटे मोटे मतभेद जो है कोई चिंता का कारण नहीं है। चलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये अगर मतभेद हुआ दिलचस्पी पैदा करती है तो ये छोटा मोटा नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। अनवर पाशा जी को जरा दिखाइए स्क्रीन पर, ये छोटा मोटा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी माफ कीजिए, जो चिराग पासवान हैं और जो नीतीश कुमार हैं उनके बीच एक मनमुटाव रहा है। जिस तरह के बयान पहले तेजस्वी यादव माफ कीजिए पहले जो चिराग पासवान दे चुके हैं, ऐसे में मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ये मुझे लगता है, लेकिन वो आप सुलझा लेंगे ऐसी उम्मीद मुझे करनी चाहिए। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं, पहले जीएम शाहीन जी से पूछ लेती हूँ। शाहीन जी, जो खबरें आ रही हैं ये ऐसे ही खबरें हैं या फिर इनमें कुछ तथ्य हैं कि जेडीयू इस बात से नाराज है कि बहुत तरजीह दी जा रही है चिराग पासवान को? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एक फैमिली है। देखिए, हम लोग एनडीए में सरकार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें सभी लोगों ने मिलजुल के ये फैसला लिया है, जिसका भी जो है अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कहता है, हमारा लक्ष्य एक है। इलेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और जो काम हम लोगों ने किया है एनडीए सरकार ने मिलजुल के, हम लोग उसके बदले में लोगों से वोट मांगेंगे। हमारी कोई कास्ट वाली राजनीति हमारी नहीं है, हमारी राजनीति सिंपल है। जो काम एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में किया है उसके बदले हमारी जो वोट आते हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आरजेडी को और कांग्रेस को अपोजिशन में रखना। नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक सरकार एनडीए की बनेगी, सभी लोग हम लोग मिलजुल के, पासवान जी हो बीजेपी के साथी है, हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो मिलजुल के लिया है। एक घर है, घर में मतभेद भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होते, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं कि वो कोई नाराज है, कोई खफा है, और ये सब चीजें हमारी घर के मामले हैं। घर के मामले घर के अंदर ही ठीक किए जाते हैं, इसमें बाहर हवा देने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए, आप एक मंझे हुए राजनेता की तरह बोल रहे हैं शाहीन साहब, ये अच्छी बात है। घर के मतभेद घर के अंदर ही रहें, लेकिन सर समय बहुत कम है, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है। सीटों पर उम्मीदवार प्रचार भी तो करेंगे, उन्हें आप सब सीटें बताएंगे तो वो प्रचार में उतरेंगे। इस बीच में बड़ी खबर जरा बता देती हूँ। खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जिन सीटों को चिराग पासवान ने अपने लिए मांगा है। चलाइए जरा इसे। तो खबर आपको बता रही हूं कि बीजेपी ने उन सीटों पर, जिन जिन सीटों को चिराग पासवान ने मांगा, उन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। अब इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब ये है कि अभी चिराग पासवान की जो डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश पार्टी कर रही है, वो किसी तरह से वो डिमांड्स पूरी हो जाए। अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर नाराज है कुछ लोग। मैं एक बार प्रोफेसर पाशा के पास जा रही हूँ। अनवर पाशा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? कहाँ है? दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पे। प्रोफेसर पाशा अभी जुड़े नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज इसे लेकर पूछना है। प्रेम कुमार जी, अगर आप बताइए, ये जो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी जेडीयू और बीजेपी की बात में कर रही थी, तेजस्वी यादव जी दिल्ली आए हैं, बिना राहुल गांधी को मिले हुए वापस चले गए हैं, ये बात कुछ समझ नहीं आई, हुआ क्या?
तो देखिए, मुलाकात हुई नहीं हुई इसमें क्या है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि वो बीमार हैं तो मुलाकात होना संभव नहीं था। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात नहीं होने का कोई ना कोई टाइमिंग इशू रहा, सेम डे लौटे, मगर क्या इसका संबंध किसी नाराजगी से है? प्रश्न का मतलब तो यही है कि ये क्या नाराज होकर के नहीं मिले? तो हमें लगता है कि उनके बीच के टेलीफोनिक बातचीत की पुष्टि हुई है, तो वो नाराजगी वाली बात नहीं लगती, ये मुझे लगता है। लेकिन पार्टी के भीतर कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के मजबूती से बोल रही है, ये भी तय है। और आज इस बात के मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कांग्रेस की भी एक छोटी सूची आने वाली है। आरजेडी ने तो सिंबल बांटना भी शुरू किया, लेकिन थोड़ा अंदर में खाने ऐसा हुआ, एक बात उठी कि भाई सब लोग एक साथ करें, तो उस सिंबल को वापस लेने का एक प्रतीकात्मक काम भी हुआ। लेकिन फिर भी नॉमिनेशन फाइलिंग भी शुरू है, चीजें रोकी नहीं जा सकती, ये है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, ये है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, तो आपसे पूछा कि अगर इस समय में प्रेम जी, अगर इस समय में आरजेडी के अब सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी हैं, इसलिए अगर मैं कहूं भी सबसे बड़े नेता तो गलत नहीं होगा, वो दिल्ली आते हैं ऐसे समय में जब बिहार इलेक्शंस इस वक्त सर पर है, तो वो सीटों के बारे में भी बात करने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं मिले उनसे? नहीं, देखिए, दिल्ली इसलिए नहीं गए कि सीटों के बारे में ये कैसे हम कहें भाई, के कोर्ट में केस लगा हुआ था, ये एक कारण था जिस कारण से तो क्या यही वजह नहीं मिल रहा है राहुल गांधी? ये एक कारण है। तो आप ये नहीं कह सकते, ये तो नहीं है वजह कि चार्जशीट हो गई तो मिल नहीं रहे वाली बात। ये तो भाई चार्जशीट हो गई तो मिले कैसे? ये तो नहीं है। अगर आप कह दे कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके पास ऑथेंटिक सूचना होगी, तभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है, तो नहीं मिलना चाहने को वाली जैसी बात नहीं होती। मैं अगर अपनी बात जिस मुद्दे पर सर मेरा मानना ये है, मेरी बात सुनिए जरा प्रेम जी, जिस मुद्दे पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस बार बार हो रही हैं, वो मुद्दा जब आमने सामने बैठकर बात हो सकती थी, तो वो क्यों नहीं हुई? सवाल मेरा ये है। मैं नहीं जानती हूं कि उन्होंने समय दिया नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है, तो फिर आमने सामने बैठकर मुद्दा सुलझाया जा सकता था, वो ऑप्शन नहीं था। खींचतान तो है, सुचारिता जी, खींचतान तो है, निश्चित रूप से है, तभी तो सीटें घोषित भी नहीं हुई हैं, वो हम कह रहे हैं। और आज भी है कि हम कह रहे हैं कि जो सूचना है उसके मुताबिक आज सूची जारी होगी दोनों ओर से, लेकिन मुकम्मल सूची नहीं होगी। सीट शेयरिंग पर अब भी बातचीत चल रही है। तेजस्वी को चेहरा बनाए जाने को लेकर सहमति बन गई है, कांग्रेस ने सहमति दे दी है, ये भी बात हमारी जानकारी में है। इसलिए हमें लग रहा है कि कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये फॉर द टाइम बिंग बात है। पर एक बात और जोड़ना चाहता था, छोटे में अगर आपकी इजाजत हो, तो ये कि जैसे एनडीए के भीतर में बदली हुई परिस्थिति क्या है कि जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा भाई ऐसे ही कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेडीयू पहले बड़ा भाई हुआ करता था, हमको कितनी टिकट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी टिकट देंगे, ये जेडीयू तय करता था। इस बार वो तय नहीं कर रहा है, ये बदल गई है परिस्थिति। जेडीयू सैक्रिफाइस कर सकता है, बीजेपी भी कर रही है, सीटिंग सीट का कर रही है, मगर जेडीयू चिराग पासवान के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। विवाद की बात इतनी सी है, चिराग के लिए नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के लिए हम छोड़ेंगे। मेरे पास देखिए अब आपसे मैं बात कर रही हूँ, इस दौरान एक बड़ी खबर आई है, तुहिन जी आप भी सुन लीजिए जरा, मैं बयान बता रही हूँ। जीएम शाहीन जी बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं। चिराग पासवान पर केसी त्यागी ने तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले नीतीश के चलते जीते हैं, यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है चिराग पासवान के, वो कह रहे हैं वो तो नीतीश के चलते जीते हैं। अब मोदी नीतीश के चलते जो जीत गए, वो अब स्ट्राइक रेट की क्या बात कर रहे हैं? तो चिराग पासवान पर अब जेडीयू के नेताओं ने हमला भी शुरू कर दिया, और केसी त्यागी बोल रहे हैं, ये कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है पार्टी का, केसी त्यागी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले मोदी नीतीश के चलते जीते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं जरा इसे पूछूंगी। श्याम सुंदर जी,
अब देखिए, आपके नेता ने तो आज उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनके लिए उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा उनकी सीटें लेकर किसी और को दे देना ये तो सही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये कुछ खटपट चल रही है। श्याम सुंदर, देखिए सुचारिता जी, बहुत ज्यादा चीजों में मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी पढ़ने की आवश्यकता है। विपक्ष इसको प्रोपेगेट कर रहा है जिस तरह से, या फिर प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ चीजें तो है, अब 5 दल 6 दलों का गठबंधन होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनिमम कॉस्ट पे लोग काम करते हैं, अपनी अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हर दल का अपना एक प्रयास होता है, और कोई कहीं लगता है कि कोई अप हो रहा है, कोई डाउन हो रहा है, ये चीजें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बिहार का चुनाव है वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है। बिहार के चुनाव अब तो नॉमिनेशन की तारीख जो है जैसे नजदीक आते जा रही, 17 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का तारीख खत्म हो जाएगा। जनता जो अब चुनावी मोड में आ चुकी है, तो कार्यकर्ता और नेता भी 2-3 दिनों के बाद जैसे ही से नॉमिनेशन खत्म होगा, फिर सब लोग एज यूजुअल काम करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी बहुत खींचतान आपको दिखेगी, 5 दलों के लोग हैं, किसी का सीट कटेगा, किसी का दल के अंदर किसी का टिकट कंफर्म नहीं होगा, किसी विधायक का टिकट कटेगा, किसी बड़े नेता का टिकट कटेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों के बाद ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएगी, और फिर बिहार के विकास तो होता ही है। अब आज राहुल गांधी नहीं मिले हैं, कल को अब आप बोलेंगे कि 2-3, अब उनके लिए मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे इनके में तो खींचतान है, आपके में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, उनके में खींचतान है, उनके में सीएम फेस पर मोहर नहीं लग रही है। ऐसे नहीं होता है, दोनों ही गठबंधनों में गड़बड़ हो रही है। अब या तो हाँ, मेरा डिफरेंट इसमें बात है, मैं उस तरह की बात नहीं करता कि उनमें भी बहुत गड़बड़ है, उनमें भी कुछ नहीं है, उनमें भी सब प्रेशर गेम है। कांग्रेस पार्टी की सीटों को काटा जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों को काटना नहीं चाहती है, ये प्रेशराइज करने की कोशिश है, एक दूसरे से मिलना न मिलना, दूध भेजना, कुछ शायरी लिखवाना, कुछ ट्वीट करवाना, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी 2-4 दिनों में। सबकी उन लोगों के अंदर भी, किसी के अंदर, अब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगी मुझे तो नहीं लगता है, या कोई राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत करेगी मुझे नहीं लगता है। वास्तविकता है कि चाहे ये गठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो, दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से जिस रूप में है मुझे लगता है वही रहेगा। मैं विपक्ष पर भी ये नहीं कह सकता, अब मैं आज कह दूं कल आपको सीटों की घोषणा हो जाएगी तो फिर उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल सोच कहता है, ये गठबंधन अब दोनों तरफ जो है वो रहेगा। अब थोड़ा बहुत जो समस्या है वो 2-3 दिनों में आपको समाप्ति की ओर देखेगी। प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है कि नीतीश, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही है। प्रेशर गेम है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों को कम किया जा रहा है। प्रेशर गेम है। लेकिन सर, आपके नेता आग में घी भी तो डाल रहे हैं। अब मांझी जी को इसमें बयान देने की क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनकी सीटें काट के अगर दिया जा रहा है तो गलत बात है। ये भी तो आग में घी डालना जैसा ही है अभी समय में। तो ये आग में घी डालने, सुचारिता जी, आपने 1-2 जगहों पे देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, सोनबरसा के विधायक जो रत्नेश सदा जी हैं, उनका टिकट कट गया था। अब नेता का कुछ न कुछ तो होता है, वहां पे फिर फंसा, फिर आपने देखा होगा कि उनको सिंबल मिला, फिर चीजें हो रही हैं। तो इस पर कुछ बयान तो, कुछ तलखियां जो दिखती हैं, कुछ अब इसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मिली तो इनकी भी कटे, हमें तो मिली नहीं है तो जरा इनकी भी कटे, जरा हम भी मजा लें, ये भी होता है कई बार, और वो राजनीतिक दलों में होता है। बहरहाल आप अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। ये देखिए, ये खींचतान तो गठबंधनों में हो रही थी। मैं एक बार कुमार सौरभ जी के पास जा रही हूँ। अब सौरभ जी ये बताइए क्या हो रहा है ये दोनों गठबंधनों में? आपका सही है, आपको गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, अपनी सीटें आप ऐलान पर ऐलान करे जा रहे हैं। अब उसमें से कितनी आएंगी ये नहीं पता है, ऐलान होए जा रहे हैं। जी सुचारिता जी, बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने बोल लिया है।
तो मुझे अच्छा है सबको समराइज करने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए कैसी राजनीतिक नूरा कुश्ती है कि भाई एक तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब पटना आ रहे हैं तो जो है लालू यादव जी नहीं मिल रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी अभी जो है ड्राइवर बने हुए थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे नेता और जन स्वराज के सूत्रधार ने दो प्रमुख बातें कही थी, आप याद करिए। पहला, उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो है सरकार इसके बाद नहीं रहने वाली। और देखिए कैसे फिर से 2020 का पटकथा बुन दिया गया है। चाचा जो है भतीजे से नाराज हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि कैसे आज तक समता पार्टी के गठन से लेकर जदयू के 2020 तक के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो कभी भी जदयू अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ती थी, और किस प्रकार से 29 सीटों का लिस्ट पिछले 2 दिन से घूम रहा था और कोई खंडन नहीं आ रहा था, जदयू की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं आ रहा था। और अचानक अब जब दिख रहा है कि राजगीर की सीट हो या अरवल की सीट हो या बाकी की सीटें हो, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाराजगी है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं आज आपके मंच के माध्यम से कि 2020 में जैसे 15 सीटें दी जा रही थी चिराग पासवान जी को और उसके कारण वो एनडीए से बाहर हुए थे, आप अगर जोड़िए जो आज की सूची है उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। उसमें से कुछ एक सीटों के नाम कहिए तो मैं आपको बता देता हूं, और 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर जदयू ने ऑलरेडी सिंबल दे दिया है, जिसमें रत्नेश सदा जी की सीट है सोनबरसा की। और अगर आप देखेंगे कि 29 सीटें मिली हैं चिराग पासवान जी को, और उसमें से 6 और 5 अगर आप ऐड कर देंगी तो 29 - 11 = 18, ये वहीं आ गए 2020 का फिर से सिचुएशन। और आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पुनः ये बैकड्रॉप से वही तैयारी है कि चिराग पासवान जी को और नीतीश कुमार जी में एक जो है एक रिफ्ट पैदा हो। दूसरा, मेरे नेता और आदरणीय रिफ्ट पैदा हो, किशोर जी आप ये कह रहे हैं रिफ्ट पैदा हो, ये कोशिश है, मतलब कोशिश कौन कर रहा है? बीजेपी कोशिश कर रही है। मैं बीजेपी कोशिश कर रही है कि रिफ्ट दोनों में हो जाए। मैं बता रहा हूं, मेरे नेता ने कहा है कि जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जब एक सांसद वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 137 सीटों पर ये चुनाव लड़े तो जदयू 40 से 42 सीटों पर सिमट गई थी। अब ये 5 सीटों वाली मजबूत पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये लड़ाई कौन लगवा रहा है, ये बताइए जरा, जिससे ये डिबेट में थोड़ी सी फुलझड़ियां और जलें। जरा बताइए, आप मुझे ये बताइए, टूहिन जी सुन रहे हैं आपको, और वो भी सुन रहे हैं जीएम शाहीन जी। Let me conclude, just 10 सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस बार भी ये रिफ्ट कंटिन्यू रहता है और अगर ये मैसेज जाता है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या जदयू के कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये 40 से 25 से नीचे आने में इनको समय नहीं लगेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जदयू को इस विधानसभा सीट चुनाव में 25 सीटें नहीं आएगी। ठीक है, जदयू को नहीं आएंगी। आप मेरा सवाल डक करते जा रहे हैं। आपने अपनी पूरी कहानी बता दी, आपके नेता ने क्या कहा वो दोहरा दिया, लेकिन जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। जीएम शाहीन जी, ये लड़ाई लगवा रहे हैं आपके बीच, ये यही कर रहे हैं, आपके और बीजेपी के बीच लड़ाई लगाने का काम ले लिया है इन्होंने, आउटसोर्स कर लिया है। इनको जवाब, अरे इनको जवाब दे रहा हूं मैं। अभी ये लोग बेचारे नए आए हैं, रात को सो जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुबह जाग जाते हैं, फिर वही रजाई, वही खटाई, वही सब चीजें, वो सोचते हैं कि कहाँ गया हमारा सपना। लेकिन हालात अभी आए हैं, अभी तुम लोग कहीं खाता तो खोल दो भाई, कहीं रजिस्टर्ड तो हो जाओ। ये कोई बात बनती है क्या? अरे अभी इन्होंने अपनी आधी जिंदगी हमारी पार्टी में दी। भाई साहब, शाहीन साहब, अच्छा बोलने दीजिए एक बार। देखिए अनइंटरप्टेड आप बोले, हम उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में मैंने आप लोगों, आपने जो बहुत बड़ी स्पीच दी, यहाँ पर एक ये डिबेट चल रहा है, कोई भाषण नहीं चल रहे, और आप जो बता रहे हैं बड़े बड़े सपने दे रहे हैं, अभी खाता तो खोल दो, अभी पार्टी को रजिस्टर तो कर लो,
जो अभी आपका नेता है उसको नेता किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हमारी पार्टी में काम करता था, हमसे ज्यादा जानता कौन है? अरे बच्चे, अभी आपकी उम्र है कितनी? आप भी हमारी बात सुन लो, जेडीयू या बीजेपी में चले जाओ, आपका फ्यूचर नजर आ रहा है। यहाँ कोई फ्यूचर तुम्हारा है नहीं जन सूरज में। और रही बात हमारी जो डिबेट जो चल रहा है, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था, घर की बात है घर में रहेगी। घर की बात है घर में रहेगी और घर के मामले घर में ही सुलझाए जाते हैं। यकीन मानिए, मैं जनसुराज आरजेडी को यकीन दिलाता हूं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलेगा और हमारी सरकार बन रही है। दिसंबर में हम लोग कुछ 10-15 सीटें जो आरजेडी के लिए छोड़ के असेंबली में अपोजिशन के लिए छोड़ दें। कुमार सौरभ जी, आपने कहा ही इज गेटिंग पर्सनल, आप बोले कि नीतीश कुमार की 25 सीटें भी नहीं आएंगी तो वो पर्सनल नहीं है। वो आपको बोल दें कि जेडी और इसमें आ जाओ, समय है, तो वो पर्सनल हो गया। सर, ये तो डिबेट है, इसमें तो बातें नहीं बातें कही जाएंगी। आपको मादा रखना पड़ेगा ये बात रखने के लिए। मैं एक बार टू इंजी के पास जा रही हूँ। टू इंजी बताइए। अब देखिए ये जो बात, सुचारिता जी, मुझे लगता है, बोलिए सर। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ये जो राजनीतिक पारी जो है वो भी एक कंसल्टिंग असाइनमेंट है। कांग्रेस की बी टीम है वो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जमानत जब्त पार्टी है। चाहे जितना प्रयास कर दे, वो 9% से ऊपर वोट शेयर पिछले 4 इलेक्शन में नहीं पा पाई है। तो कम से कम कांग्रेस को लगता है कि साथ आगे जाके कभी जो है इनके साथ अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बात हम क्यों माने? प्रशांत किशोर कह दिए कि 25 सीट नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको कम से कम 50 सीट आएगी। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के बारे में? कहा था ना कि बीजेपी को 300 सीटें आ रही है। प्रशांत किशोर की बात जो है आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है हमेशा से कंसल्टिंग असाइनमेंट करते आए और ये चुनाव भी उनका कंसल्टिंग असाइनमेंट है, जिसके बाद वो वापस जो है राजनीति छोड़कर कंसल्टिंग में ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो आप कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो ये खुद भी प्रशांत जी से पूछा है। देखिए कुमार सौरभ जी, ये तो मैंने खुद प्रशांत जी से पूछा है कि इतनी रणनीतियां उन्होंने बना ली हैं, आपकी अपनी जीत की रणनीति क्या है, वो कितनी सीटों पे आएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस इलेक्शन वो स्वीप कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं, सिर्फ वोट नहीं काट रहे हैं, हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अब ऐसा अगर होगा तो ये तो इतिहास में पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोलिए। नहीं, मुझे एक बार रिस्पॉन्ड। हाँ, बोलिए। देखिए, मेरे भाई तुहिन सिन्हा जी ने याद दिलाया लोकसभा का। शायद ये भूल गए बंगाल का चुनाव, जब मेरे नेता ने कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ये नहीं कर पाए। ठीक है, बिहार में अगर हम कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बनेगी या जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, तो आप याद करिए ना, 35 और 35.3%। उस समय भी 30% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया था। तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो किसकी बनेगी? आप देखते जाइए, आप देखते भाई, हमारी तो कोई ताकत है नहीं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, तब भी हम यहाँ बैठकर एक मेन स्ट्रीम दल की तरह अगर डिबेट कर रहे हैं तो हम भी इंतजार करेंगे। हमने कहा, मेरे नेता ने कहा कि हम सबसे पहले अपनी सूची जारी करेंगे। हमने अपनी सूची जारी कर दी। हमने जितने आज इनके पास, इनके उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है रियल, ये नहीं पता, वो मैट्रिक है या नहीं है, वो 2.5 मिनट तक एक न्यूज चैनल पर हकलाते रहे, बता नहीं पाए कि उन्होंने मैट्रिक कब किया। एक मंत्री जी हैं जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पेट्रोल पंप पर जो है फर्जी रिसिप्ट कैसे उसके माध्यम से पैसे बनाते थे, कोई जवाब नहीं है। इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, कोई जवाब नहीं है। पूर्व के इनके बड़े नेता हैं, देखिए उन्होंने निशाना साधा है, जरा चला दीजिए जरा। उन्होंने जो निशाना साधा है बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर, वो जरा चला रही। विपक्षी लिफाफा देते हैं, लौटाते हैं। एनडीए एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुकी है। विपक्ष के अंदर कभी भी एकता नहीं हो सकती है, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। ये जो एकता का नाटक कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एकता है ही नहीं। अब ये बात बड़ी साफ लग रही है कि ना अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, ना आरजेडी ने किया है। प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रेम जी, और वो इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। ये जो
बीजेपी ने तो आज 71 सीटों का नाम ऐलान कर दिया है, तो ये आपको पीछे कर रहा है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को पीछे कर रहा है इस रेस में। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से कि अपोजिशन एकजुट नहीं रहता है। तो ये अपोजिशन तो जन स्वराज भी है, अपोजिशन AIM भी है, अपोजिशन बहुत सारे होते हैं, कभी एकजुट नहीं होते। लेकिन किसी हद तक अगर अपोजिशन एकजुट होता है और उनमें जिस हद तक एकता हो जाती है या एकजुट होकर लड़ने का मादा आ जाता है, उसी हद तक सफलता भी मिलती है। तो यहाँ NDA भी तो कभी अपोजिशन ही हुआ करता था, आज सत्ता में है। बिहार में भी NDA सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार जिनके पास की संख्या बल से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं कि कोई बना देगा और कोई हटा देगा। वो सिचुएशनल मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो बीजेपी को छोड़ भी जाते हैं, बोलते हैं मर मिटूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो महागठबंधन को भी छोड़ जाते हैं कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों ही उनको एक्सेप्ट करके CM बना देते हैं। इसलिए जन स्वराज वाले जब कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कोई आधार नजर नहीं आता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मैं सिचुएशन की बात करता हूं। लेकिन आपने महागठबंधन से जुड़ी हुई बात की, महागठबंधन अभी देखिए ना, एक दिन के बाद में NDA का भी पूरा फॉर्मेशन आ जाएगा और महागठबंधन का भी आ जाएगा। एक मजबूत मुकाबला हम बिहार में देखने को तैयार बैठे हैं। यही मैं कह सकता हूं। आज की तारीख में 2 दिन बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि एक मजबूत मुकाबला होगा। ये जो नाम हम चला रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, जरा इनको स्क्रीन पर चलाइए, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने नाम ऐलान किए हैं, बड़े बड़े चेहरों को टिकट देने की बात कह दी है, वो प्रचार में उतर जाएंगे। चलाइए जरा इसे। सम्राट चौधरी को तारापुर से, विजय सिन्हा को लखीसराय से, उन्हीं का क्षेत्र है। रेणु देवी को बेतिया से, प्रेम कुमार को गया शहर से, मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे हैं राम नारायण मंडल बांका से, नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इससे होता क्या है, इससे एक एज मिलता है उम्मीदवार को, जो मैं बार बार बात कह रही हूँ प्रेम कुमार जी, क्योंकि वो अपना प्रचार पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब वो और मजबूती से करेंगे। उन्हें पता है कि उनका टिकट आ गया है, वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो ये जानते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक, अब ये बताइए, आज तो 1 महीना बचा है सिर्फ चुनाव के नतीजों तक। चुनाव तो पहले है उससे, अब इसमें सीटें नहीं है। आप अभी प्रशांत किशोर की पार्टी का बात कर रहे थे, वो तो कम से कम उम्मीदवार अपने निकाले जा रहे हैं, वो चर्निंग हो रही है उनकी। तो यहाँ पे तो अभी तक वही पेच फंसा है, वो पेच फंसा है कि उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, वो कब प्रचार करेगा। जी बोलिए। सुचारिता जी, इनसे पहले तो जनसुराज ने अपनी सीटें जारी कर दी और अब तक JDU जारी नहीं कर सका है। ये 24 घंटे की लीड से अगर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने लीड ले ली है, तो बात अलग है। मैं भी सहमत हूं आपसे, बीजेपी ने लीड ले ली है। 24 घंटे पहले फोटो चाह रहा है कि वो चुनाव लड़ रही है। लीड हर तरह से लीड ली है। नहीं, ये लीड देखिए, अब तो इस बात में कहना पड़ेगा ना सर के लीड ली है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वो इस सीट से उतार दिए गए हैं। कुछ का टिकट भी तो कट गया। अब कई ऐसे भी थे जो प्रचार में उतर गए, उनका टिकट कट गया है, ऐसे भी हैं। तो भाई उनको भी तो पता होना चाहिए कि आने वाले समय में कितने जुझारूपन से उन्हें उतरना है। ये अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में गायब है। अब ये 9 महिलाओं का भी टिकट मिला है, उनकी भी तस्वीरें हम चला रहे हैं। 9 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये चुनाव प्रचार अपने इलाके में कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, अच्छा तुहिन जी, एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए ना। तुहिन जी वो कह रहे हैं इसमें लीड ले ली तो ले ली, उससे क्या कुछ चुनाव थोड़े जीत रहे हैं। तुहिन जी, लीड ले लिए तो ले लिए। देखिए लीड हम नहीं, लीड एक दिन पहले लिस्ट निकल गया, इससे लीड की बात नहीं होती। लीड आप अगर लिस्ट को देखें, ये बेहतरीन लिस्ट है। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन प्रतिनिधित्व है हर समाज का इसमें। 20 OBC समुदाय के लोग हैं इस सूची में, 11 अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, 6 SC ST के लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं, उसमें 8 से ज़्यादा ही महिलाएं हैं, बल्कि 50% से ऊपर जो है अति पिछड़े समाज महिलाएं हैं। तो देखिए लिस्ट निकालना एक दिन पहले की बात नहीं। दूसरी बात, मैं आपको ये बड़ा दावा कर रहा हूँ आपके शो पर कि शायद कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई समझौता हो ही नहीं पाया, क्योंकि जो मेरी जानकारी है 3 महीने पहले आरजेडी ने कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया था कि 50-55 मैक्सिमम उनको सीट दे पाएंगे, और तब राहुल गांधी ने ये वोट चोरी और SIR का भ्रम
गढ़ा था कि किसी प्रकार से वो इतने व्याकुल हो गए थे, इतने डेस्परेट हो गए थे कि किसी प्रकार से बार्गेन करके वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले। उनको भी पता है राहुल गांधी को कि पूरा 3 महीने में जो ड्रामा किया एसआईआर का, वोट चोरी का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल और केवल वो चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव की तुलना जो है ज्यादा से, शांत हो जाइए, आपके बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए आप शांत हो जाइए थोड़ा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी ये पता था कि तेजस्वी यादव उनको 50-52 से ज्यादा सीटें नहीं देने वाले, इसलिए पूरा ये जो शरारत है एसआईआर का, जो गलत फहमियां, जो गलत बातें राहुल गांधी ने फैलाई है, वो केवल और केवल आरजेडी से मुकाबला कर रहे थे और झूठ फैला रहे थे। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता अगले 2 दिन में आरजेडी और कांग्रेस का जो विवाद है इतना गहरा है कि वो नहीं सुलझ पाएगा, ये टूट जाएगा ये अलग। नहीं, कितना विवाद गहरा है तुहिन जी, कितना विवाद गहरा है? और विवाद क्यों गहरा है? देखिए, खबरें तो ये भी हैं कि जब चार्जशीट के चक्कर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो, ऐसा है क्या? ऐसी खबरें हैं क्या? नहीं, वो वही तो मैं समझा रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले आरजेडी ने इनको कह दिया था कांग्रेस को कि कुछ भी कर लीजिए, 50-55 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, और तब जाके राहुल गांधी ने पूरा भ्रम और पूरा झूठ जो है एसआईआर को लेकर फैलाया था, ताकि किसी तरह से वो इतने व्याकुल हो गए थे, किसी तरह से जो है बार्गेनिंग में उनको मदद मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के लिए निकाले। थोड़ा स्पष्ट करिए ना, वरना देखिए ये जो खबर है नीचे चल रही है, जरा हमारे दर्शक देखें, हमने भी अपने 6 के 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब मांझी जी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है, 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको बताएं कि उन्होंने अपनी बहू को भी टिकट दिया है। दीपा मांझी इमामगंज से उम्मीदवार होंगी, उनकी बहू दीपा मांझी इमामगंज से उम्मीदवार होंगी। 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं हमने। श्याम सुंदर जी, अब आपकी भी लिस्ट सामने आ गई है। अब ये आप लोग बार बार कहते रहते हैं, लेकिन घर के लोगों को टिकट देने वाला जो रिवाज है वो हर पार्टी में है। अब आपने भी वही किया है, घर में टिकट तो दिया ही है। अब ये देखिए, समधन जी को भी टिकट मिला, ये भी खबर आ रही है। सिर्फ बहू को नहीं दिया है, समधन को भी दिया है। सुचारिता जी, ये दोनों नाम जो आपने गिनाए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, दोनों ऑलरेडी एमएलए हैं। समधन की जो बात है, तो समधन 2010 में जनता दल यूनाइटेड से एमएलए बनी, तब जीतन राम मांझी जी की पार्टी भी नहीं बनी थी, तब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कोई मतलब भी नहीं था। तो ये देखिए, और बाकी रहा सवाल जहां तक, तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट हमको अगर हम नहीं करते हैं, हम केवल थोड़ी दलील देते हैं। राजनीति में अब सभी पार्टियां अगर किसी पर कोई आरोप लगाते हैं, तो ये अभी अब जो एक वंशवाद की बात है, तो वंशवाद, अब कोई 25 साल का लड़का आकर पार्टी का शीर्ष नेता बन जाए, कोई 25 साल का लड़का आकर सीधा चुनाव लड़े उप मुख्यमंत्री बन जाए, कोई 25 साल का लड़का सीधा आए और वो सांसद बन के मंत्री बन जाए, तो सवाल उस पर अब आकर टिका है। अब सवाल ये नहीं है क्या किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, किसी का और कोई परिवार चुनाव लड़ रहा है। हमारे ऊपर जो सवाल है, हमने पहले भी कहा कि दीपा मांझी पहले से एमएलए हैं, ठीक है, समधन जो है वो पहले से एमएलए हैं, तो इस तरह का आरोप अब हमारे ऊपर कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई। आपने देखा हो कि अभी हमारे सिकंदरा से एमएलए हैं वो विशुद्ध बरकर थे, हमारे यहाँ जो अभी कुटुंबा से गए प्रत्याशी वो विशुद्ध बरकर है। नहीं, तो ये आपने जो दलील दी है कि हम दें तो वो तो पहले से लड़ रहे हैं, ये दें तो ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अब ये वाली दलील पे सवाल उठेगा। हम सौरभ जी बोलिए। मुझे 30 सेकंड बोलिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत 26 साल का लड़का आकर उप मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये सवाल है। अरे भाई, 25 साल का लड़का, 26 साल का लड़का है, सीधे मुख्यमंत्री। ठीक है, आप सीधे तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं कि आते ही चुनाव में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया और उसके बाद उनको फेस बना दिया गया। ठीक है, सौरभ जी बोलिए। सुचारिता जी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे अभी तुहिन भाई ने दिया कि जो भी 60 या 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, उसमें उन्होंने बताया कि हमने 6 या 7 अति पिछड़ों को दे दिया, 6 और 7 जो है ओबीसी को दे दिया। तो भाई आप ये पहले बताइए कि बिहार में ओबीसी का परसेंटेज, चूंकि देखिए हम लोगों ने कास्ट नहीं लाया, आप लेकर आए, तो अब बताइए कि बिहार में ओबीसी कितने हैं? 27%, अति पिछड़े कितने हैं? 36%, दलित कितने हैं? 20%। तो उसके हिसाब से 14
आपके ओबीसी होने चाहिए थे और उसके प्रोपोर्शनेट अदर नंबर होने चाहिए थे। आपने उसका आधा दिया है और फिर आप कहोगे कि आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम लोगों ने कास्ट की बात नहीं की थी। अब हमारी बात सुनिए, हम लोगों ने 116 सीटें अभी तक जारी की हैं। नहीं, इंटरप्शन नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए तुहिन भाई, फिर आप रिस्पॉन्ड कर देना। 116 सीटें हम लोगों ने जारी की हैं। भाई सुरक्षित सीटें हम लोगों ने 25 दी हैं 116 में। 31 सीटें हम लोगों ने अति पिछड़ा का दिया है, 91 बचा। हमने 21 सीटें पिछड़े वर्ग को दिया है और मुस्लिम समाज को 21 सीटें दी हैं। 7 पहले सूची में, 14 दूसरे सूची में और सामान्य सीटें हमने 18 दी। आपका प्रतिनिधित्व है, उनका नहीं है। देखिए समझ नहीं आई बात। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप भी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सुचारिता जी, चूंकि उन्होंने कहा कि हम ओबीसी को इतना दे रहे हैं, तो ओबीसी के परसेंटेज के आधार पर आपको देना होगा ना। भाई आप वोट लोगे पूरा और दोगे 10% है उसका 27%। आप वोट लोगे अति पिछड़े का पूरा, उसका परसेंटेज है 36%। ये आपकी आप दोगे 12%। कैसे? अच्छा, तो ये आपकी नई तरह की पॉलिटिक्स है, ये वाली नई पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, जितना प्रतिनिधित्व, मतलब आपने ये नई पॉलिटिक्स की परिभाषा ये दी है कि जितने मुसलमान उतना मुसलमानों को टिकट, जितने पिछड़े उतना पिछड़ों को टिकट। ये आपकी नई पॉलिटिक्स की परिभाषा है सौरभ जी। ये नई पॉलिटिक्स है क्या? हिस्सेदारी नहीं, मुझे नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि हम बिहारियों को टिकट दे रहे हैं, हम जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, हम पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं देख रहे हैं, हम उसको आप दिया हो मेरी आवाज। नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया, आपकी आवाज बिल्कुल जा रही है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। ये गलत आरोप मत लगाइए। आपको अगर अपनी आवाज नहीं आ रही है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। मैंने म्यूट नहीं किया है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या ये नई तरह की पॉलिटिक्स है? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता ये नई तरह की पॉलिटिक्स है। टूइन जी, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? वो ये कह रहे हैं कि नई तरह की पॉलिटिक्स है। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। सबसे पहले तो देखिए, देखिए सबसे पहले तो मैंने जस्ट बताया था कि किस प्रकार से ये सारे वर्गों को का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अब मेरे मित्र जो हैं अपने जोश में शायद ठीक से सुन ही नहीं पाए। मैंने 20 ओबीसी कहा था। आप प्ले कर दीजिए, अगर मेरा वीडियो प्ले कर सकती है 10 मिनट पहले का। मैंने 20 ओबीसी कहा था, ये कह रहे हैं कि 6-7 को दिया है। कम से कम नेशनल टीवी पर अब तथ्यों के साथ तो छेड़खानी मत कीजिए। बता दो अभी हम ये कब कहना बंद करेंगे? आप अप्लाई कर सकती है। मुझे नहीं पता है, पिछली लेकिन जो है, मैं ये सिर्फ सोचती हूँ कि राजनीति में जब हम न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं तो हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हम जाति धर्म से ऊपर उठेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो संभव है ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है। तो वो न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कब होगी मुझे नहीं पता है। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH